Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram Sais. We are running a very important series called 1 PYQ a day, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेंस में आए हैं उनको पिक करते हैं सब्जेक्ट वाइज एंड अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं. एंड टुडेज सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस. एंड जो क्वेश्चन है वो 2024 में पूछा गया है एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स. द क्वेश्चन सेज critically analyze India's evolving diplomatic, economic and strategic relations with the Central Asian republics, highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. So you have to write this answer in 150 words. बट बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, सो यू हैव टू कंसाइज योर आंसर्स. ठीक है, आपको अपने आंसर को कंसोलिडेट करना है एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. एंड इसमें मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा. जैसे पहली बात तो आपको जानना है वर्ड क्या है, क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से हो रहा है. क्रिटिकली, यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज. ठीक है, यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज. क्रिटिकली एनालाइज का मतलब यह है कि इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमैटिक जो हम बॉडी ऑफ द आंसर लिखेंगे वो बॉडी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, विच इज किस तरीके से हमारे रिलेशंस, हमारे डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं. इसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है. तो हमें पॉजिटिव चीजें भी बतानी है, किस तरीके से रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं, साथ ही साथ स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमैटिकली क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसे भी हमें आइडेंटिफाई करना है. तो ये होता है क्रिटिकली एनालाइज. तो हमें पॉजिटिव चीजें भी बतानी है और हमें उसके साथ साथ चैलेंजेस को भी रेफर करना है, मेंशन करना है. साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है हाईलाइटिंग. भाई रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमेसी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजिक. उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस ये है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो इंपॉर्टेंस है या जो सिग्निफिकेंस है वो रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बढ़ रही है. तो हमें इसको भी हाईलाइट करना है. ठीक है, हमें हाईलाइट ये करना है कि रीजन एंड ग्लोबल दोनों ही लेवल पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है. इसी वजह से इंडिया के जो रिलेशंस है वो इवॉल्व हो रहे हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमेसी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजिक. तो ये क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं बट वी हैव टू लिमिट आवर आंसर बिकॉज द वर्ड लिमिट इज 150 वर्ड्स. तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, स्टार्ट देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो का दो पहलू जो है समझाना चाहूंगा. ठीक है, दो पहलू जो है मैं समझाना चाहूंगा. ये मैप है, आप अगर चाहें, अगर स्टार्टिंग में अगर आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं, रफ मैप, तो बहुत अच्छा रहेगा. देखिए क्या हुआ था कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जो 5 इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, 1991 से पहले दे आर द पार्ट ऑफ सोवियत, ह्यूमंगस सोवियत एम्पायर. 1991 में क्या हुआ? सोवियत एम्पायर कोलैप्स हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया. उसके बाद ये जो कंट्रीज है, कई सारी कंट्रीज जो है सेपरेट कंट्रीज निकली, उसी में आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आती हैं. तो 1991 के बाद से क्या हुआ? क्योंकि जब इतना बड़ा एम्पायर ब्रेक होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो पावर वैक्यूम आ जाता है. तो जैसे ही पावर वैक्यूम आया तो जो और कंट्रीज थी, जो और सुपर पावर्स थी, चाहे हम चाइना की बात कर लें, हम रशिया की बात कर लें, रशिया भी अपनी रीगेन ग्लोरी जो है वो उसे एक्वायर करना चाहता था. तो चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, उनके बीच में एक रेस स्टार्ट हो जाती है कि सेंट्रल एशियन रीजन में, क्योंकि इस रीजन में रिसोर्सेज हैं, इस रीजन में ऑयल है, इस रीजन में हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो जो इस रीजन पर अपना इंफ्लुएंस होल्ड कर लेगा उसका कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा. तो 1991 से जो है ये जो कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर्स हैं, ये उनका कहीं ना कहीं रुख जो है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जाता है. अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ, हमने 1995 से जो है एफर्ट्स करना शुरू कर दिए. 2012 में हमने एक प्रॉपर पॉलिसी जो है उसे इंप्लीमेंट करी, दैट इज इंट्रोड्यूस करी, दैट इज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी. और फिर 2012 के बाद से जो है अग्रेसिव हमारा जो फोकस है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ चला गया. क्योंकि 1991 की बात करें तो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, हमारी इकोनॉमी ओपन हुई थी, तो हमें भी न्यू मार्केट्स की तलाश थी. ठीक है, इसी वजह से जो है हम ईस्ट की तरफ देखना स्टार्ट किए थे एंड इसी तरीके से हम न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे थे. एंड सेंट्रल एशिया भी एक इस तरीके का मार्केट था जहां पर रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे. तो आप हिस्टोरिकल से भी, हिस्ट्री से भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन के बाद एक पावर वैक्यूम आया और पावर वैक्यूम के बाद क्या हुआ कि इन जो सुपर कंट्रीज हैं वो चाह रही थी कि उनका इन्फ्लुएंस यहां पर हो जाए. और आप लेटेस्ट इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं कि 2012 में
2012 में अपना फोकस स्ट्रेंथन करते हुए इंडिया ने एक पॉलिसी लॉन्च करी या इंट्रोड्यूस करी, दैट इज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, जो कि डिपेंड थी 3 बेसिस पर, 3 फैसेट्स पर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमी एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट। और इसका ऑब्जेक्टिव यह था कि रिलेशंस और ज्यादा एनहांस हो। और फिर हमने देखा कि 2015 के बाद से रेगुलर विजिट्स, बायलैटरल विजिट्स और एंगेजमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गई। इनफैक्ट 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैक टू बैक जो है 5 कंट्रीज है, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इन्हें बैक टू बैक जो है वो कवर किए थे, और उस टाइम ये पहली बार हुआ था। ठीक है, तो आप हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, आप जो लेटेस्ट है वो भी दे सकते हैं। मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया है कि आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर को। 2 चॉइसेस हैं, आप जो चाहें वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि जो 2012 है, क्योंकि वो इंडिया के साथ रिलेट कर रहा है, तो वो अगर आप उसको हाईलाइट करेंगे तो एक अच्छा आंसर आ जाएगा। जैसे टू रियलाइज द गोल ऑफ स्ट्रॉन्गर टाइज विद द यूरेशियन रीजन, इंडिया प्रोनाउंस इन 2012 इट्स न्यू कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी which is based on political, economic and people to people engagement with Central Asian countries। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बॉडी में आ रहे हैं। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखाना चाहूंगा, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक रिलेशंस। तो बॉडी ऑफ द आंसर, जब आप आंसर की बॉडी में जाओगे तो आपको ऑलरेडी पता है, हमें डिप्लोमैटिक रिलेशंस के बारे में बताना है, इकोनॉमिक के बारे में बताना है, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के बारे में बताना है कि किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले क्या मेंशन है, सबसे पहले आपका डिप्लोमैटिक है। तो डिप्लोमेसी में अगर हम बात करें तो यू कैन स्टार्ट विद कल्चरल कनेक्ट, और कल्चरल कनेक्ट में आप हिस्टोरिकल टाइज, सिविलाइजेशनल टाइज को मेंशन कर सकते हैं। जैसे 3rd सेंचुरी BC में अगर हम इंडिया और सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये उस वक्त सिल्क रूट पर पढ़ते थे। ठीक है, सिल्क रूट पर ही पढ़ते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बाबर 1526 में बाबर हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, वो कहां से आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, फरगाना रीजन से आए थे। तो ये कल्चरल कनेक्ट इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर हिस्टोरिकल टाइज को आप मेंशन कर सकते हैं, सिविलाइजेशनल कनेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्ट पावर, एक सॉफ्ट पावर होती है, एक हार्ड पावर होती है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना हार्ड पावर में बिलीव करता है। ठीक है, हार्ड स्टांस बिलीव करता है सो दैट उसको इन्फ्लुएंस मिल जाए, बट इंडिया का स्टांस ऐसा नहीं रहता। इंडिया सॉफ्ट पावर की तरह प्ले करता है। सॉफ्ट पावर में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली विद सेंट्रल एशिया, तो हमारी जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है दैट वाज लॉन्च्ड इन 2012। होलिस्टिकली इट इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर, क्योंकि ये 3 फैसेट्स पर बेस्ड है। मैंने आपको बताया, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट। सॉफ्ट पावर की बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड सेंट्रल एशियन डिप्लोमैटिक रिलेशंस, व्हिच इज IT डिप्लोमेसी। ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, ई नेटवर्क जो है सेटअप किया है, जिसके थ्रू इंटायर रीजन को कनेक्ट किया जाएगा सो दैट एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन प्रोवाइड की जा सके। इसी के साथ इस IT डिप्लोमेसी के साथ ही कई सारे IT ट्रेनिंग सेंटर्स एंड यूनिवर्सिटीज को भी सेटअप किया गया है इंडिया के द्वारा। कहां पर, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। फिर कोविड में वैक्सीन डिप्लोमेसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी थी। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी भी एक लार्जर पार्ट है सॉफ्ट पावर का, जो कि एक सबसेट में आता है आपका डिप्लोमैटिक रिलेशंस में। फिर अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो वी हैव इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। मुझे कमेंट्स बताएगा कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग किस ईयर में स्टैब्लिश्ड हुआ था। अभी रिसेंटली इसकी 4th मीटिंग भी कंक्लूड हुई है। यहां पर इस फोरम में क्या होता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मीट करते हैं एंड डिफरेंट इश्यूज पर कोऑपरेशन कैसे हो सकता है उस पर डिस्कशन होता है। तो ये भी जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ये भी डिप्लोमैटिक रिलेशंस का पार्ट है। फिर बायलैटरल विजिट्स एंड एंगेजमेंट, मैंने आपसे बताया कि 2012 में वी आर कम अप विद अ पॉलिसी कॉल्ड कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। 2015 के बाद से हमने देखा कि एक अलग ही रीइंफोर्समेंट किया गया, जहां पर फ्रीक्वेंट जो है बायलैटरल विजिट्स एंड एंगेजमेंट्स होने लगे। तो ये सारी चीजें किसकी पार्ट है, ये सारी चीजें डिप्लोमैटिक रिलेशंस की पार्ट है। तो आपको मेंशन करना होगा कि किस तरीके से चीजें इवॉल्व हो रही है। तो फर्स्ट वी आर डन विद डिप्लोमैटिक रिलेशंस। सेकेंड, इकोनॉमिक रिलेशंस। अब इकोनॉमी की बात करें और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात ना करें तो चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। अगर हम ट्रेड की बात करें तो सेंट्रल एशिया से हमारा 3 बिलियन के अराउंड, 2 से 3 बिलियन के अराउंड जो है हमारा ट्रेडिंग, बायलैटरल ट्रेड, अगर हम पांचों को एक साथ रखते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात की जा रही है, तो हमारा 2 से 3 बिलियन डॉलर का जो है हमारा बायलैटरल हमारा ट्रेड होता है। और
इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाहे एनर्जी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब में इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एग्जांपल भी हाईलाइट करना होगा, जैसे ONGC विदेश, इन्होंने इन्वेस्ट किया है कजाकिस्तान की ऑयल फील्ड्स में। फिर हम बड़ी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन पर काम कर रहे हैं, दैट इज तापी पाइपलाइन। ठीक है, तापी पाइपलाइन। बट इसमें प्रॉब्लम यह है, अब क्योंकि इसमें चैलेंजेस भी आप, अच्छा एक और चीज है, इसमें चैलेंजेस, क्योंकि क्रिटिकल एनालाइज है तो आपको चैलेंजेस भी लिखने हैं। तो या तो आप डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, स्ट्रैटेजिक के बाद आप चैलेंजेस लिख सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि थोड़ी सी लिंकेजेस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो आप लिख रहे हो ना, इसी के साथ साथ आप चैलेंजेस भी हाईलाइट कर सकते हो, तो लिंकेजेस बना रहेगा। जैसे अगर हम ट्रेड की बात करें तो अभी 2 से 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। बट अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का ट्रेड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करें तो उनके लिए चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, 80 से 100 बिलियन डॉलर्स के अराउंड अगर हम पांचों सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कंबाइन करते हैं तो ट्रेड हो रहा है। तो कहां 80 बिलियन, कहां 90 बिलियन और कहां 2 से 3 बिलियन डॉलर। तो हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा कम है। तो अगर हमें अपना इन्फ्लुएंस, ठीक है, अगर हमें अपना इन्फ्लुएंस हमें अपना इन्फ्लुएंस अगर बढ़ाना है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, तो डेफिनेटली हमें अपने ट्रेड के नंबर्स बढ़ाने होंगे। क्योंकि ट्रेड का नंबर अगर चाइना और इंडिया में इतना बड़ा होगा, इतना मैसिव होगा, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट इन्फ्लुएंस पर भी मैसिव पड़ेगा, जो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड में मैंने चैलेंजेस भी आपको हाईलाइट कर दिया। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ONGC विदेश इन्वेस्ट करा गया है कजाकिस्तान की ऑयल फील्ड में। वी हैव तापी, बट तापी में भी एक चैलेंज है। तापी में P स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एंड P फॉर पाकिस्तान, P फॉर प्रॉब्लम। तो तापी पाइपलाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि यहां पर पाकिस्तान रोड ब्लॉक करके बैठा हुआ है। तो इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है तापी पाइपलाइन, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान है वहां पर, तो क्या होगा, पाकिस्तान है, इस वजह से वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये भी एक चैलेंज है कि तापी पाइपलाइन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। फिर अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो जॉइंट एक्सप्लोरेशन पर डिस्कशन किया जा रहा है कि रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स को जॉइंटली एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि जियो इकोनॉमिकली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स, गैस, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बट इन रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करने के लिए यू नीड टेक्नोलॉजी। इन रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करने के लिए यू नीड टेक्नोलॉजी। एंड ऑलरेडी हम क्या देख रहे हैं कि चाइना की अगर हम बात करें तो चाहे रेयर अर्थ हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड है चाइना का। तो अगर जॉइंटली एक्सप्लोर करने की बात करें तो इंडिया के पास अभी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, जब तक हम इन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को बाईपास नहीं करेंगे या काउंटर नहीं करेंगे, हम सक्सेसफुली जॉइंटली एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। और अगर हम जॉइंटली एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे तो जो रीजन की डिपेंडेंसी है चाइना पर, वो रिड्यूस नहीं होगी। अगर चाइना की डिपेंडेंसी बनी रहेगी व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स, व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ, तो चाइना का इन्फ्लुएंस भी बना रहेगा। तो डेफिनेटली हम इकोनॉमिकली एंगेज कर रहे हैं जॉइंट एक्सप्लोरेशन के लिए, बट टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, दूसरे कैपिटल चैलेंजेस हैं। तो इन सब चैलेंजेस को भी हमें रेक्टिफाई करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो मैंने इवॉल्वेशन भी लिख दिया, एग्जांपल्स भी लिख दिया, किस तरीके से चैलेंजेस उससे रिलेटेड ये भी मैंने बता दिया। तो इससे क्या हो रहा है, लिंकेजेस हो रहा है। फिर एक और इकोनॉमी की बात करें तो डिजिटल इंडिया, हमारा जो UPI पेमेंट है वो केस स्टडी है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट्स है। तो यही डिजिटल पेमेंट्स का जो रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ है, इसको हम हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज है उसमें भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में डिजिटल पेमेंट्स और साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं, साथ में साथ कनेक्टिविटी हो सके। क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू अगर आप मैप में देखोगे, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सेंट्रल एशिया पर। तो डायरेक्ट एक्सेस अगर पाकिस्तान से हमारे अच्छे रिलेशन होते तो चीजें हो सकती थी, बट वो नहीं है। तो हमें पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए डिफरेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे आपका चाबहार पोर्ट हो गया, ठीक है, जैसे आपका चाबहार पोर्ट हो गया, जैसे आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया। बट प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों, हम चाबहार पोर्ट की बात करें, डिलेस चल रहा है 2017-18 से जो है ये बोल दिया गया था कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है।
सेम गोज फॉर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं बट इसमें डिलेज आ रहे हैं, जितने डिलेज आएंगे उतनी हमारी कनेक्टिविटी इशू होगी, जितनी हमारी कनेक्टिविटी इश्यूज होगी उतना हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो हैम्पर करेगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। तो ये था आपका ये था आपका इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक एग्जांपल, साथ ही साथ उसके जो रिलेटेड चैलेंजेस है वो भी बता दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस। देखिए आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, मैं आपको बता चुका हूं, ये तो मैंने आपको ज्यादा चीजें बता रहा हूं, बट यू हैव टू कंसोलिडेट योर आंसर, क्योंकि सिर्फ 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स ही है, सारी चीजें आपको नहीं बतानी। 2 से 3 पॉइंट भी अगर आप सब में लिख रहे हैं, 2-2 चैलेंजेस हाईलाइट कर रहे हैं, आपका 6 पॉइंट्स हो गए, एंड दैट इज मोर देन इनफ। नाउ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, मैप पे आज चलते हैं। जो लोकेशन है ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की, ये बड़ी जियो स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या करता है ना, ये एशिया और यूरोप के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, ये एशिया और यूरोप में एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो इस वजह से जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, जो कि गेटवे टू यूरेशिया प्रोवाइड करती है इंडिया के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई जो है हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे चाबहार पोर्ट हो, चाहे आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि इन सब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में हम देख रहे हैं डिलेज आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट डिलेज आ रहे हैं। सिक्योरिटी कंसर्न, भारत का मिलिट्री बेस है तजिकिस्तान में, क्यों है? ये आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज दिख रही है, ये आपको इधर अफगानिस्तान दिख रहा है। अफगानिस्तान में अभी क्या है, अफगानिस्तान में अभी तालिबान का रूल है, अफगानिस्तान में अभी तालिबान का रूल है। तो तालिबान ने जिस तरीके से पावर को एक्वायर किया, ये ट्रांसपोर्ट ना हो जाए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, इसका कांस्टेंट थ्रेट या इसका कांस्टेंट कंसर्न बना रहता है खुद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए एंड इंडिया के लिए। इस वजह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी हैव अ मिलिट्री बेस, नॉट अ प्रॉपर मिलिट्री बेस, बट हाँ वी हैव अ बेस इन तजिकिस्तान, सो दैट हम ये आपका तजिकिस्तान है, सो दैट ये जो अफगानिस्तान में चीजें पलट रही हैं, अभी तो तालिबान के साथ हमारे ठीक रिलेशन है, लेकिन जब पावर एक्वायर किया था तालिबान ने 2021 में, तो ये कंसर्न्स थे कि हो सकता है कि अफगानिस्तान कहीं बैटलफील्ड की तरह बन जाए और एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो इस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए भी स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी हैव अ बेस इन तजिकिस्तान, सो दैट हम अफगानिस्तान के क्वेश्चन को काउंटर कर सकें। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली, दैट इज बैलेंस, वी हैव टू बैलेंस द रीजनल प्लेयर्स एज वेल एज द ग्लोबल प्लेयर्स। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो देयर इज अ पावर वैक्यूम, एंड जब भी पावर वैक्यूम होगा तो आप देखोगे कि कोई ना कोई रीजनल कंट्री या रीजनल पावर या ग्लोबल सुपर पावर चाहेगा कि उस पावर वैक्यूम को फुल आउट करे। इस वजह से हम देख रहे हैं कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। अगर चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा तो वेस्टर्न कंट्रीज भी फिर उस इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगी। तो इस वजह से एक रेस हो जाएगी, एक रेस बन जाएगी, एंड इस रेस को लूज आउट नहीं कर सकता है इंडिया। सो दैट्स व्हाई स्ट्रैटेजिकली इन बैलेंसिंग द रीजनल प्लेयर्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो ये 3 पॉइंट्स जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजिक रिलेशंस। चैलेंजेस मैं आपको बता देता हूं, चैलेंजेस मैंने वहां भी हाईलाइट किए, बट सेपरेटली भी आप लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल चैलेंजेस, हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ठीक है, हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, प्लस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो एज अ होल लैंड लॉक्ड है, तो इस वजह से इन्फ्लुएंस या जो ट्रेड है या जो कनेक्ट है इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। दैट्स व्हाई हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें डिलेज हो रहा है। जितना डिलेज होगा उतना ही रिलेशंस पर हैम्पर हो सकता है। लो ट्रेड वॉल्यूम मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो ट्रेड है वो 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के रेंज में पड़ता है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो उससे ये नंबर बहुत ज्यादा है। प्लस सिक्योरिटी चैलेंजेस, मैंने आपसे बताया कि उस पूरे रीजन में रेडिकलाइजेशन ग्रो कर रहा है, एंड ये एक कॉमन थ्रेट है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया के लिए थ्रेट है, इट्स अ कॉमन थ्रेट फॉर बोथ इंडिया एज वेल एज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। सो इस वजह से जो रेडिकलाइजेशन है, इंडिया नहीं चाहेगा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में रेडिकलाइजेशन हुआ है, पाकिस्तान में जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये सेम रिपल इफेक्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज में भी आए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इन चैलेंजेस को इंडिया को जो है हाईलाइट करना होगा, इन्हें काउंटर करना होगा। ये चैलेंजेस आप मेंशन कर सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, कभी कभी मिस हो सकता है, इसे आपको हाईलाइट करना होगा। क्वेश्चन इस वजह से कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा
Critically analyze India's evolving diplomatic, economic and strategic relations with the Central Asian republics. We are done with this. हमने challenges भी बता दिए, हमने किस तरीके से relations evolve हो रहे हैं ये भी बता दिया. Highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. आपको end में 2 से 3 पॉइंट यहां भी मेंशन करना होगा. यहां भी मेंशन करना होगा कि किस वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं. तो इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस. मैं आपको बता चुका हूं कि ये यूरोप, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये यूरोप और एशिया में एज अ गेटवे की तरह काम करते हैं, ये पूरा का पूरा रीजन. तो दैट्स वाई जियो स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है. जियो इकोनॉमिक डायमेंशंस, क्योंकि इस पूरे के पूरे रीजन में नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं. ठीक है, चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे हाइड्रोकार्बन्स हो. एंड जिस तरीके से एनर्जी दुनिया में ग्लोबली एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली वो रीजन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पर वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पर वी हैव हाइड्रोकार्बन्स. तो इस वजह से जियो स्ट्रैटेजिकली एंड जियो इकोनॉमिकली दोनों ही टर्म्स में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ होल रीजन. एंड दैट्स वाई जो रीजन जियो स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, जियो इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली देयर विल बी अ ग्रेट गेम बिटवीन सुपर पावर्स, जहां पर वी हैव रशिया, वी हैव चाइना, वी हैव यूएस, वी हैव वेस्टर्न कंट्रीज. तो इस वजह से ग्रेट गेम शुरू हो चुका है सुपर पावर्स के बीच में. प्लस क्योंकि सेंट्रल रिपब्लिक एशियंस जो हैं एससीओ का पार्ट है, तो ये क्या है, ये एक मल्टीलैटरिज्म को भी प्रोवाइड करता है, जहां पर और इश्यूज को, प्रेसिंग इश्यूज को, जो कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के इश्यूज हैं, उन्हें यहां पर हाईलाइट किया जा सकता है. तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस हैं जिसकी वजह से ये देख रहे हैं कि इंडिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं किस तरीके से 1991 से लेके 2025 तक. तो ये था आपका पूरा कंप्लीट आंसर, पूरा कंप्लीट अप्रोच. देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि इस सेशन में आपको मैं बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें ना बताऊं. एक लेमैन एस्पिरेंट जब क्वेश्चन देखेगा, इसको 150 में आंसर करना है, 7 से 10 मिनट में इसको आंसर करना है, तो मैं आपको वही अप्रोच सिखाता हूं जो आसानी से आपका दिमाग उस वक्त क्लिक कर सके. बहुत ज्यादा नीश, बहुत ज्यादा हाई फाई टर्म्स मैं नहीं यूज कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं ये सारी चीजें. आप रेगुलर न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो बहुत आसानी से सारी चीजें कोट कर दोगे. तो ये था पूरा सेशन. आई होप आपको सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई होंगी. इसका जो पीडीएफ वगैरह है ये मैं अपने टेलीग्राम हैंडल पर शेयर करता हूं. अगर आपको जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, ऋषभ_RS_life_knowledge. ये आप सर्च करोगे तो मेरा टेलीग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा. तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं. कोई भी कंफ्यूजन होगी तो अपने कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो इस सेशन को एंड करते हैं. टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.